हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय के बाद फिर से आया हूं। क्लास 12th और 10th के पर्पज़ से एक रिलेटेड चैप्टर करता है वंशागति एवं विविधता। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं वंशागति और विविधता के बारे में। तो थोड़े चैप्टर शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिस किसी को भी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर नीचे लिंक लाइन चलती है उस पर दिया जा रहा है, तो आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। और फिजिक्स 9 to 12 के लिए सानू सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा फिजिक्स किस तरह से, और मैथ के वीडियो भी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वंशागति एवं विविधता। तो वंशागति एवं विविधता चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि ये होता क्या है, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, वंशागति शब्द किसने दिया है। और वंशागति का मीन्स पहले समझ लीजिए आप लोग। वंशागति का मीन्स क्या, आनुवांशिकता। एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं लिखने से पहले। एक पीढ़ी, मान लो F1 पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है, तो पहले इस छोटे से थीम से एक हम लोग दिमाग में इमेजिनेशन, एक कल्पना कर लेते हैं कि किस तरह से पहुंचेंगे लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का पहुंचना और इनकी वंशागति का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो लक्षण पहुंच रहे हैं वो किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, वो क्या कारक हैं, कौन सा फैक्टर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग शब्द से। ये शब्द किसने दिया है, इस शब्द को तात्पर्य क्या है, तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाने, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो रहेगा। जो हेडिंग्स और जो आपके जो आंसर्स होंगे वो बाद में नोट डाउन करके जब लाएंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे, या आप बताएंगे कमेंट में तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखाते चलेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इसके बारे में समझ लेते हैं जिससे आपको आने वाले वीडियोस में समझने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अपना आनुवांशिकता, तो हेडिंग में आप एक डालिए आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। अब आनुवांशिकता शब्द किसने दिया है, आनुवांशिकता ये शब्द है, ये किसने दिया है। आनुवांशिकता जो अपना शब्द है वो दिया है सर बैटसन ने। किसने, बैटसन ने, सर बैटसन ने। लेकिन आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो आनुवांशिकता का जो जनक हैं, इनके जो जनक हैं, आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो कहा जाता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसी में थोड़ा और ऐड कर लेते हैं, आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। जो मानव आनुवांशिकता के जनक है, जो मानव आनुवांशिकी के जनक है, कौन है, मानव आनुवांशिकी के जनक। हम कह सकते हैं मानव आनुवांशिकी के जनक, या जैव रासायनिक के जनक भी कहा जा सकता है। मानव आनुवांशिकी के जनक, मानव आनुवांशिकी के जनक। मानव आनुवांशिकी के या जैव रासायनिक के जनक किसे कह सकते हैं, गैरोड। अब इन्हें क्यों कहा जाता है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पहले, लिखाने से पहले। लिखाने की कोशिश कम करेंगे, समझाने की ज़्यादा। तो बैटसन ने क्या किया है, आनुवांशिकता शब्द दिया था, और इस शब्द और जो इसका जनक है आनुवांशिकता के वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने पायसन सैटिवम, एक मटर, उद्यान मटर थी, उस पर इन्होंने प्रयोग किए थे। और इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो इस पे स्टार्टिंग में किसी ने 34 ईयर्स यानी कि 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए। कौन दो वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डी ब्रीज, और दूसरे वैज्ञानिक कौन आए, शेरमार्क। दो वैज्ञानिक कौन आए, ह्यूगो डी ब्रीज और शेरमार्क। इन्होंने जो मटर पे, पायसम सैटिवम पे जो अपने प्रयोग किए थे, इस पर 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर दो वैज्ञानिक आए, ह्यूगो डी ब्रीज एंड शेरमार्क। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो सर मेंडल हैं, इन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं
वंशागति के आधार पर, आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर वो इन्हीं पर प्रतिपादित हैं। ये कब माना गया? सन 1900 में, जब इन्होंने सिद्ध कर दिया इन दो वैज्ञानिकों ने। उसके बाद इन्हें क्या किया जाने लगा? आनुवांशिकी के जनक। और जो मानव आनुवांशिकी के जनक हैं, या बोलें जैव रासायनिक के जनक, गैरोड को मानव आनुवांशिकी के जनक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने 3 या 4 विकार के बारे में बताया जो शरीर में अपने डिसीजेज होती हैं, बोलें जो जिस कारण जीन्स में कमी आ जाती है, या बोलें अपने जो गुणसूत्र होते हैं एक कम या ज़्यादा, या 2 कम या ज़्यादा हो जाएं, उससे अपने शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, कुछ डिसीज उत्पन्न हो जाती हैं। इन्होंने जैसे बेसिकली 3 डिसीज के बारे में जैसे बोलते हैं उपापचय, एंजाइम, मतलब शरीर में एंजाइम बनना बंद हो जाए जिस कारण डिसीज तुरंत उत्पन्न हो जाती है, तो इन्होंने 3 बेसिकली बताए थे। एक एल्बिनिज्म के बारे में बताया, एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म होता क्या है? रंजकहीनता। एल्बिनिज्म के अंदर रंजकहीन पदार्थ, बोले तो मेलेनिन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण अपनी बॉडी को रंग प्रदान करता है, मेलेनिन नामक रंगा पदार्थ, तो वो बनना बंद हो जाता है। मेलेनिन पदार्थ जो होता है, मेलेनिन, ये बनना बंद हो जाता है। और दूसरी फिनाइल केप्टोनूरिया, फिनाइल केप्टोनूरिया। और जो तीसरा विकार था वो कौन सा था? एल्बिनिज्म, फिनाइल केप्टोनूरिया, और एक था एल कैप्टोनूरिया, एल कैप्टोनूरिया। इन्होंने इन 3 विकार के बारे में आगे चैप्टर में, इन तीनों के बारे में अगर 12th के पर्पज से हम लोग देखेंगे तो ये तीनों अपने आगे दे रखे हैं, इन तीनों के बारे में दे रखा है। और 10th के पर्पज से दे रखे हैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं, इन्हें अंदर डीप में नहीं बताया गया है। तो हम तो इन दोनों चैप्टरों को मतलब लेते हुए चलेंगे साथ में, लेकिन ये जो चैप्टर रहेगा वो 10th क्लास 10th और 12th इंट्रोडक्शन दोनों के लिए रहेगा, 10th एंड 12th दोनों के लिए ये इंट्रोडक्शन रहेगा। तो आइए थोड़ी सी ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने किस मटर पे प्रयोग किया है, सक्सेस होने के कारण क्या थे, तो उसके बारे में। तो इससे पहले 2 डेफिनेशन के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, एक आनुवांशिकता और आनुवांशिकी है क्या। वंशागति तो मैंने बताया, आनुवांशिकी जो पीढ़ियों लक्षणों में परिवर्तन होता है, वंशागति लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पहुंचते हैं उसे वंशागति कहते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने पर जो लक्षण वंशागति होते हैं उनमें जो परिवर्तन आते हैं उसे विविधता कहते हैं। तो आइए आनुवांशिकता के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। आनुवांशिकता हेडिंग, आनुवांशिकता के बारे में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें, वैसे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, लेकिन इसमें मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बता रहा हूं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी F1 पीढ़ी मान लो, एक पीढ़ी, F2 पीढ़ी मान लो, दूसरी पीढ़ी। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिकी क्या है? हेडिंग डालो आनुवांशिकी, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का पहुंचना आनुवांशिकता। और इन जो ये लक्षण, आनुवांशिक लक्षण ये पहुंच रहे हैं, इनकी वंशागति का अध्ययन करना, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना। क्या? आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। तो आइए आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। अब ये जो आनुवांशिक लक्षणों की बात हो रही है, अब ये आनुवांशिक लक्षण हैं क्या, इसके बारे में जानते हैं। अब ये आनुवांशिक ये लक्षण हैं, इन्होंने मेंडल ने इन्हें स्टार्टिंग में क्या कहा उसके बारे में जानते हैं। ये F1 पीढ़ी और ये अपनी F2 पीढ़ी। तो जो ये आनुवांशिक लक्षण जा रहे थे, ये आनुवांशिक लक्षण, अब इन आनुवांशिक लक्षण में है क्या, इसके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि जो आनुवांशिक लक्षण अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं
वो इन्होंने उन्हें क्या नाम दे दिया, एक रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। और इन्हें शब्द क्या दे दिया सर मेंडल ने, इन शब्द दे दिया कारक, कारक या फैक्टर या एलिमेंट या हिंदी में बोले तत्व। इन्होंने नाम क्या दे दिया, कारक, फैक्टर या एलिमेंट या तत्व। किसने? सर मेंडल ने, सर मेंडल ने।